एक समय की बात है। रामधन नामक एक पुराना व्यापारी था जो अपने व्यापार की समझ के कारण दोनों हाथों से बहुत धन कमा रहा था। उसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। वह दूर दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेचता था, जिससे उसे बहुत लाभ होता था। वह अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था, इसलिए उसने सोचा कि उसे व्यापार बढ़ाना चाहिए। उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करने की सोची। तब उसने दूसरे राज्य जाने के रास्ते का मानचित्र देखा, जिससे साफ था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा मारुथल है और आसपास की खबरों के अनुसार उस स्थान पर बहुत सारे लुटेरे भी रहते हैं। लेकिन बूढ़े व्यापारी ने बहुत सारे सपने देख लिए थे। उस पर दूसरे राज्य जाने का भूत सवार था। उसने अपने कई किसान साथियों को लेकर प्रस्थान करने की ठान ली। बैलगाड़ियां तैयार की गई, उस पर अनाज लादा गया। इतना सारा माल था जैसे किसी राजा की शाही सवारी हो। बूढ़े रामधन की टोली में कई लोग थे, जिसमें जवान युवक भी थे और वृद्ध अनुभवी लोग भी, जो बरसों से रामधन के साथ काम कर रहे थे। जवानों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नवयुवक करता है तो अच्छा होगा, क्योंकि यह बूढ़ा रामधन तो धीरे धीरे जाएगा। पता नहीं उस मारुथल में क्या क्या देखना पड़ेगा। तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और स्वयं का माल ले जाकर दूसरे राज्य में बेचने का सोचा। रामधन को उसके चहेते लोगों ने इस बात की सूचना दी। तब रामधन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा, भाई, सबको अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को छोड़कर अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और भी कोई अगर उनके साथ जाना चाहता है तो जा सकता है। अब दो अलग व्यापारियों की टोलियां बन चुकी थी, जिसमें से एक का नेतृत्व बूढ़ा रामधन कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व नवयुवक गणपत। दोनों की टोली में वृद्ध एवं नौजवान सवार थे। अब सफर शुरू हुआ। रामधन और गणपत अपनी अपनी टोली लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ साथ ही चल रहे थे कि जवानों की टोली तेजी से आगे निकल पड़ी। रामधन और उनके साथी पीछे रह गए। रामधन की टोली के नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल खुश नहीं थे और बार बार रामधन को कोस रहे थे। कहते कि नौजवानों की टोली तो कब की नगर की सीमा लांघ चुकी होगी और कुछ ही दिनों में मारुथल भी पार कर लेगी और हम इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे रामधन की टोली नगर की सीमा पार करके मारुथल के पास पहुंची। तब रामधन सभी से बोला, ये मारुथल बहुत लंबा है। इसमें दूर दूर तक पानी की बूंद नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सके पानी भर लो। और सबसे अहम, यह मारुथल लुटेरे और डाकुओं से भरा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ का सफर बिना रुके करना होगा। साथ में हमें चौकन्ना भी रहना होगा। उन्हें मारुथल के पहले तक बहुत से पानी के गड्ढे मिल जाते हैं, जिससे वह बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेते हैं। तब उनमें से एक पूछता है कि इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे हैं, हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा। तब रामधन मूंछों पर ताव देकर बोलते हैं, इसलिए तो मैंने नौजवानों की इस टोली को आगे जाने दिया। यह सभी उन लोगों ने खुद तैयार किए होंगे, जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। यह सुनकर टोली के विरोधी साथी खींच गए और अन्य रामधन की प्रशंसा करने लगे। सभी रामधन के कहे अनुसार बंदोबस्त करके
आराम करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए रामधन सभी को आगाह कर देता है कि अब हम मारुथल में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ ना तो पानी मिलेगा, ना खाने को फल और ना ही ठहरने को स्थान। यह बहुत लंबा भी है, हमें कई दिन भी लग सकते हैं। सभी रामधन की बात में हामी मिलाते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। अब वे सभी मारुथल में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी। सबको बहुत पसीना आ रहा था। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। वे सभी रामधन को प्रणाम करते हैं और हाल चाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हो, काफी दूर से चले आ रहे हो। अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तत्पर हैं। उसकी बातें सुन रामधन हाथ जोड़कर कह देता है, भाई हम सब भले चंगे हैं, तुम्हारा धन्यवाद जो तुम सबने इतना सोचा। वो अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते ही टोली के कुछ नवयुवक फिर से रामधन को कोसने लगते हैं। जब वे लोग हमारी सहायता कर रहे थे तो इस बूढ़े रामधन को क्या परेशानी है। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने से आते दिखाई देते हैं, जिनके वस्त्र बिल्कुल गीले थे। वे रामधन और उसके साथियों के पास जाकर कहते हैं, आप सभी राहगीर लगते हो और इस मारुथल में थक गए हो। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के एक जंगल में ले चलते हैं, जहाँ बहुत पानी है और खाने को फल है। साथ ही अभी वहाँ पर तेज बारिश भी हो रही है, उसी से हम भीग गए थे। अगर आप सभी चाहो तो अपना सारा पानी फेंक कर जल से नया पानी भर लो, पेट भर खाकर आराम कर लो। लेकिन रामधन साफ ना बोलकर अपने साथियों से जल्दी चलने को कह देता है। अब टोली के कई नौजवानों को रामधन पर बहुत गुस्सा आता है। वे उसके समीप आकर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं और पूछते हैं कि वे लोगों को बात नहीं सुन रहा है, क्यों हम सभी पर जुल्म कर रहा है। तब रामधन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे सब लुटेरे थे, हमसे अपना पानी फिकवाकर हमें निसहाय करके लूट लेना चाहते थे और हमें यहीं मरने को छोड़ देना चाहते थे। तब वे नवयुवक गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि सेठ जी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब रामधन कहता है, तुम देखो इस मारुस्थल में कितनी गर्मी है, क्या यहाँ आसपास कोई जंगल हो सकता है। यहाँ की भूमि इतनी सूखी है कि दूर तक बारिश न होने का संकेत देती है। यहाँ एक परिंदे का घोंसला तक नहीं है, तो फल फूल कैसे हो सकते हैं। और जरा निगाह उठाकर देखो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल नहीं है, ना ही हवा में बारिश की ठंडक है, ना ही गीली मिट्टी की खुशबू है। तो कैसे उन लोगों की बातों पर यकीन किया जा सकता है। मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना, ना ही अब कहीं रुकना। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें रास्तों में कई नरकंकाल टूटी फूटी बैलगाड़ी मिलती। वे सभी कंकाल गणपत की टोली के लोगों के थे। उनमें से एक भी नहीं बचा। उनकी ऐसी दशा देखकर सभी रोने लगते हैं, क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। तब रामधन कहते हैं, जरूर इन लोगों ने तुम्हारे तरह इनको अपना साथी समझा होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि आज उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। रामधन सभी को ढांढस बंधाते हुए कहते हैं, हम सभी को भी यहाँ से जल्दी निकलना हो, क्योंकि वे सभी लुटेरे अभी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना शिक्षा कहते हैं, अनुभव की कंघी जब काम आती है, जब सर पर कोई बाल नहीं बचता।
अर्थात अनुभव उम्र बीतने और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। इसलिए हमें हमारे बुजुर्गों की दी गई सीखों पे चलना चाहिए। धन्यवाद।